मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ महेंद्र राज गागड़वास जी मौजूद हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो सर, आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है? जी, हमारी विधानसभा लोहारू क्षेत्र है और लोहारू क्षेत्र से हम लगातार सक्रिय हैं। पहले मेरे पिताजी भी सक्रिय रहे हैं, मैं भी आज सक्रिय हूँ राजनीति में और पार्टी की भी मेरे पास प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी से मैंने लोहारू से आवेदन किया है चुनाव लड़ने। तो सर, आपने कभी पहले इलेक्शन भी लड़ा है? जी, मैंने 2016 में पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में हमारे सामने 4-5 कैंडिडेट थे हम, जिसमें एक निवर्तमान चेयरमैन भी थे उस समय के, वर्तमान के, और चौधरी रामविलास शर्मा जी के भांजे भी थे, वाइस चेयरमैन भी चुनाव लड़ रहे थे। बहुत अच्छी फाइट थी और उस अच्छी फाइट में मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और मुझे जीत हासिल हुई। तो 2016 में मैं जिला पार्षद बना था। उसके बाद से अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, अभी 2024 की तैयारी। तो कांग्रेस से 3 दावेदारी की है, एक महेंद्र राज गागड़वास, सोमवीर जी और राजवीर फरटिया। तो जनता का मन किस तरफ ज्यादा रुझान है कि आप ये दावा कर सकते हो कि जनता मेरे साथ और मैं टिकट लेके मैं जीत हासिल करूंगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि लोहारू की जनता का आशीर्वाद शुरू से ही मेरे परिवार के ऊपर बहुत रहा है। मेरे दादाजी बहुत सोशल व्यक्ति रहे हैं, मेरे पिताजी भी लगातार किसान आंदोलन में अहम भूमिका रही है, राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। पिछले 40 साल से मेरे पिताजी लोहारू हल्के के हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक गांव से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसानों के लिए, चाहे 1981 में लोहारू में कांड हुआ था, बिजली को लेकर किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जेल काटनी पड़ी थी। मंडियाली कांड हुआ, उसमें भी उन्होंने 2.5-3 महीने की जेल काटी। मेरे दादाजी भी जेल में थे उस समय, दोनों जेल में थे। और कादमा कांड था, उसमें मेरे पिताजी ने जेल काटी और 2-2.5 महीने जेल में रहे। तो किसानों के लिए हमेशा ही मेरा परिवार जो है ना, वो बहुत सक्रिय रहा है और आंदोलनों में भी पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैंने भी 2020-21 में जब देश के अंदर बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उस समय मैं लोहारू से जिला परिषद का मेंबर था और उस आंदोलन में जब जैसे आंदोलन शुरू हुआ और किसान दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर धरनों पर बैठे, तो मैंने पूरे हरियाणा में सबसे पहले जिला परिषद के पद से इस्तीफा दिया था और टिकरी बॉर्डर पर मैं किसानों के धरने में जाकर शामिल हुआ था। तो मैंने भी ये किसानों के लिए जो मेरा प्रयास था, मैंने वो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। आखिरकार हमें जीत भी हुई है किसान आंदोलन में। तो सर, क्या कमियां रही है? जो लोहारू के विधायक है श्रीमान हमारे दलाल साहब हैं, जेपी दलाल, उन्होंने तो बहुत विकास किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रही हैं? पहले भी मंत्री, कृषि मंत्री थे, अब फाइनेंस मंत्री भी है, तो क्या कमियां रहेगी कि जिसके कारण आपको फील्ड में आना पड़ा और जनता की सेवा के लिए आप आगे आ रहे हो कि भाई उनकी तरफ से काम नहीं हो रहा? और हमारा जो एरिया है लोहारू, बालडा, भिवानी, ये किसान का एरिया माना जाता है। जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ तो कृषि भी कम होती है। तो क्या कमियां रही है? और इन्होंने तो हुड्डे की तरह भी अच्छा, मतलब पूरा हरियाणा एक तरफ और लोहारू आपका जो हल्का है उसमें तो बहुत विकास और बहुत ही ज्यादा किसानों के साथ रहे हैं। देखिए, विकास हुआ है केवल कागजों में। कागजों में विकास होना अलग बात है, धरातल पर विकास होना अलग बात है। आज लोहारू हल्के में आप जाकर देखोगे, जितना भी किसान वर्ग है, जब किसान आंदोलन सड़कों पर था, किसान सड़कों पर थे, चाहे गर्मी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, बारिश का मौसम भी था, लेकिन किसान रोड के ऊपर बैठे थे। तब हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो किसानों को पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते थे। ये कहते थे कि आवारा लोग बैठे हैं, ये फिजूले लोग बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, वो लोग बैठे हैं। तो किसान वर्ग को उन्होंने उसी टाइम से अपने से नाराज करना शुरू कर दिया था। और लोहारू, बारडा, दादरी, ये एक बड़ी किसान बेल्ट है और किसान बेल्ट में जब आपसे लोग खुश नहीं है तो आप काम कहां कर पाएंगे? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। आज हमारे क्षेत्र में आप जाकर देखोगे, लोहारू के अंदर तकरीबन 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। तो आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, किसानों को आप खुश नहीं कर पाए, तो कहां काम कर दिया आपने? सिर्फ कागजों को छोड़कर कहीं काम नहीं किया। और जो काम के वो दावे कर रहे थे, उन दावों की हवा तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में निकल गई। दलाल साहब कहते थे कि बीजेपी को हम लोहारू से 20,000 से जिताएंगे, लेकिन बीजेपी तो लोहारू में 8-8,500 से हार के निकली है। तो अगर काम करते तो जनता उनके काम के ऊपर मोहर लगाती, लेकिन जनता ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि हम विधायक से, हमारे लोहारू के विधायक से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, लेकिन हमारे जो संतुष्टि उनके कामों से नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात की मोहर लगाई है कि हम जेपी दलाल जी को की बार लोहारू से बाहर निकालने का काम करेंगे और उनको हराएंगे। तो सर, किसानों की क्या आवश्यकता है जो भी वो पूरी नहीं कर पाए और आप करोगे? रही बात रोजगार की, नो खर्ची नो पर्ची पे बीजेपी सरकार काम कर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी, किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसमें 3 कृषि के काले कानून लेके आई बीजेपी जी। और उसके विरोध में किसान धरनों पर बैठे। तो लोहारू का जो विधायक है, जेपी दलाल जी मंत्री है, उनका ये फर्ज बनता था कि वो किसानों का साथ दें, न कि सरकार का। लेकिन वो सरकार के साथ खड़े रहे, किसानों को गालियां देते रहे, किसानों को शराबी बोलते रहे, किसानों को तरह तरह की अभद्र भाषा बोलते रहे। तो किसानों के लिए तो उन्होंने कोई कोशिश की नहीं। किसानों का आंदोलन इस बात पर भी था कि ये 3 कृषि के कानून वापिस हों। दूसरा आंदोलन का मुख्य पहलू ये था कि जो बीजेपी ने वायदा किया था 2014 में जब ये लोग आए कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करके इनको उनकी फसल का 2 गुना भाव देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। इसलिए किसानों की सबसे बड़ी मांग ये 2 चीजें थी। लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, लोहारू के विधायक, उन्होंने किसी भी चीज में किसानों का साथ नहीं दिया, बल्कि सरकार के साथ खड़े रहे। और रही रोजगार की बात, आज 9 पर्ची खर्ची के दिन के जो जनाजे हैं वो निकल चुके हैं। आप देख रहे हो एचपीएससी के मेंबर में पैसे पकड़े जाते हैं, कितना घोटाला हुआ था सबको पता है। और रही बात हरियाणा सरकार की, आज हरियाणा में तकरीबन 2 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां आज भी खाली पड़ी हैं। तो ये कब भरेंगे उनको? गांव के लोग बेचारे रोजगार का इंतजार कर रहे हैं और ये लोगों को टोफी चुरा रहे बार बार में, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 महीने सारे रह गए, कब करेंगे? तो इसलिए लोहारू की जनता इनसे पीड़ित है, परेशान है और निराश है। तो सर, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, तो हरियाणा सरकार ने तो हर गांव में और खेतों में बिजली पहुंचा दी। रही बात लोहारू हल्के के पानी की, वहां भी पानी की फुल वो कर रखी है कि पानी की भी कमी नहीं है, फिर किसान नाराज क्यों है? देखिए, कमी रही बात कानून की, कानून वो वापिस हो गए, वो भी लागू नहीं किए, उनकी वो बात भी पूरी कर दी, फिर उससे नाराजगी क्यों रह गई? नाराजगी तो, कमी तो कागजों में दिखा रहे हैं ना कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी तो इन्होंने 2014 में जब बीजेपी के लोग आए तो आपको याद होगा इन्होंने कितने बड़े बड़े वायदे किए थे कि 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। आज 10 साल हो गए, कहाँ है काला धन? इन्होंने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 2 लाख पद तो हरियाणा में खाली पड़े हैं। सरकारी नौकरियां तो ये खत्म कर रहे हैं, कभी कौशल रोजगार, कभी फलाना रोजगार, अलग अलग नाम निकाल के लोगों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये अब कहा गया था कि किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, आज उस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं। बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगे, मेट्रो सिटी बनाई जाएंगे, गंगा की सफाई की जाएगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। उन बातों का आज कहीं जो जिक्र नहीं है। वो बातें भी उन्होंने घोषणा की थी इन बातों की भी। तो ये बीजेपी के लोग हैं, ये सिर्फ कागजों में दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत में धरातल पे इनका कुछ नहीं है। और हकीकत पर अगर कुछ काम करते, विकास करते, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनकी इतनी दुर्गति थोड़ी होती। हरियाणा में जहां इनकी पिछली बार लगातार 10 की 10 सीटें थी, अब की बार इनकी 5 सीटें आई हैं। और जो 5 सीटें जीतती है वो भी बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से, 20-30, 40 हजार से, जबकि पिछली बार इनकी जीत का मार्जिन 5-6-7 लाख था। तो हरियाणा के अंदर 46 सीटों के ऊपर ये विधानसभा में भी आ रहे हैं। तो अगर काम करते तो इनकी ये हालत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि अब की बार बीजेपी का कोई भविष्य है हरियाणा में। तो ये जो कौशल रोजगार है उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि भाई बच्चों को रोजगार तो मिल रहा है, इसके अंदर भी दिक्कत क्या है? पक्की नौकरी थोड़ी है वो। कौशल रोजगार है, आप 1 साल लगा के, 2 साल लगा के उनको हटा देंगे। इनकी सोच ये है कि बीजेपी वालों की हर चीज को प्राइवेट कर दो। जैसे फौज को भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया। जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, जो सैनिक बॉर्डर के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनकी पूरी भर्ती होती थी पहले फौज में, उनकी बाकायदा बाद में पेंशन होती थी, सारा सिस्टम होता था। अब इन्होंने उनको भी खत्म कर दिया। 4 साल की अग्निवीर योजना निकाल के उनको भी 4 साल में ही रिटायर कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक युवा के साथ धोखा है। तो हरियाणा में जो सीएम है, किसके नेतृत्व में काम चलेगा कि हरियाणा में सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी? देखिए, हरियाणा में आज जो माहौल है, कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। और इस माहौल को बनाने में अगर किसी नेता का योगदान है तो मुझे लगता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार 5 साल से कड़ी मेहनत है, उनका कड़ा परिश्रम है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना का टाइम रहा हो, चाहे महिला पहलवान आंदोलन की बात रही हो, दीपेंद्र हुड्डा ने हर मामले में बढ़ चढ़कर जनता का साथ दिया है। और उन्हीं की मेहनत का फल है कि पिछली बार कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें जीती हैं। आज हरियाणा की जनता दीपेंद्र हुड्डा के अंदर अपना भविष्य देखती है और वो चाहती है कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जब की बार हरियाणा की कमान संभाले, ताकि एक युवा नेता, एक युवा चेहरा देश हरियाणा के सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के जो है कामों के ऊपर मोहर लगेगी। तो देखिए, अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो तो पूरे हरियाणा का बराबर रहेगा। लेकिन आप लोहारू से अपना मन बना रखा है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वहां लोकल की क्या कमियां कि मैं इसको अपना जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोहारू से लेकर अंबाला तक सबके काम आएगा। जैसे उसमें सबसे बड़ी बातें जो आएंगी, जो हुड्डा साहब ने घोषणा कर रखी है कि हम वो हर बुजुर्ग को 6,000 रुपए महीना पेंशन देंगे, उसमें वो पेंशन लोहारू के बुजुर्ग को भी मिलेगी, वो अंबाला तक के बुजुर्गों को भी वही पेंशन मिलेगी। 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया गया है, फ्री 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है, वो भी सबको बराबर मिलेगी, जो हमारे लोहारू के किसानों को भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, वो हमारे लोहारू के गरीबों को भी 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 2 गुना करके
उनको फसलों का भाव दिया जाएगा, तो वो हमारे लोहारू से भी जुड़ी हुई बातें। तो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आएगा वो हर क्षेत्र की जो डिमांड है उनको देखते हुए जो है ना मैनिफेस्टो आएगा, ताकि हर क्षेत्र के लोगों को उसमें शामिल किया जा सके, हर क्षेत्र का विकास बराबर हो सके, इसके लिए ये प्रयास है। तो आपने अब जो मन बनाया है उसमें आपका लोकल का कोई काम बताइए कि भाई मैं भी अपनी तरफ से जनता को ये करके दिखाऊंगा। देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा लोकल में वो युवाओं के ऊपर रहेगा, क्योंकि आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है, उसमें लोहारू भी शामिल है, पूरा हरियाणा प्रदेश शामिल है। तो मेरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो रहेगा, मेरी डिमांड रहेगी कि जैसे तैसे लोहारू के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम रोजगार दिला सके, तो ये मेरा सबसे पहले प्रेफरेंस में काम होगा। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं उनको उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, उनको अच्छे टाइम पे खाद मिले, और उनको जो मुआवजा है, जो आज मुआवजा राशि इन्होंने फसल बीमा योजना नाम के ऊपर जो करी थी, लोगों से कंपनियों ने पैसे ले लिए और आज वो कंपनियां बना कर देती है कि हम तो मुआवजा नहीं देंगे। तो कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम डिमांड करेंगे कि अगर प्राइवेट कंपनियां उनको मुआवजा नहीं देती है तो सरकार अपनी तरफ से उनको मुआवजा देगी। तो लोहारू के लोकल मुद्दे ये है, बहुत बड़े मुद्दे दोनों। मैं एक पर्सनली एक सवाल करता हूँ आपसे कि भाई आपने ये कहा कि भाई जो भी फसल है उसका अच्छा दाम मिलेगा हमारे किसानों को, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक बात बताइए, जैसे हमारा कोई भी गेहूं है, चना है, वो आप मैक्सिमम बेच दोगे, जैसे 30 रुपए 40 रुपए बेच दिया, उसके बाद भी ये मार्केट में जाता है, ट्रांसपोर्ट का भी किराया लगता है, फिर वो वापिस पब्लिक में भी आता है, तो उसका रेट हाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रही बात ये, ऊपर से आप फिर महंगाई का भी जिक्र करते हो कि महंगाई भी घटानी, तो फिर वो महंगाई कैसे घटेगी? नहीं, महंगाई में आज गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, जो कभी 400 450 का मिलता था कांग्रेस सरकार में जी। तो गैस सिलेंडर का तो इस किसान की फसल से कोई योगदान नहीं है, वो क्यों भाव बढ़ा रखे हैं बीजेपी ने? 1100 रुपए के ऊपर रखे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव कितने आसमान छू रहे हैं। जब इन चीजों के भाव बढ़ रहे हैं तो किसानों की फसलों का भाव बढ़ाने में क्या दिक्कत आती है? नहीं, फसल का भाव इन्होंने ये बताया कि भाई हमारा पीछे का उठा के देखो अब रिकॉर्ड, और हमारा रिकॉर्ड उठा के देखो, उसमें दिन रात का फर्क है और हमने बढ़ाया, उसमें हर फसल का हमने रेट बढ़ा रखा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, इन्होंने बढ़ा रखा है सिर्फ कागजों में, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप कितनी बढ़ोतरी मानते हैं? आज से 20 साल पहले 1980 की बात करूंगा शायद, उस समय पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे और गेहूं का और चने का क्या भाव था? आप एक बार आंकड़ा निकाल के देखिए। आप उस टाइम पे जो भाव थे, उस टाइम पे सोने का कितना भाव था, आज सोने का कितना भाव है? उस टाइम पे जिन चीजों का भाव था, आज उन चीजों का क्या भाव? उन भाव में तो 200 250 300 गुना बढ़ोतरी है। सोना जहाँ 200 रुपए शायद तोड़ा था, आज कितने 58 हजार पे शायद तोड़ा हुआ, 58 60 हजार के आसपास। तो पेट्रोल डीजल उस टाइम पे 5 6 रुपए में आता था, आज वो 90 रुपए है। तो उन चीजों में कितनी बढ़ोतरी है। तो किसानों की जो फसल है वो उस टाइम भी गेहूं 700 में मिलता था, आज वो 1600 1700 मिलता है, उसमें सिर्फ डबल ही भाव है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप इसको कैसे कम करोगे? देखिए, हमारी सरकार आएगी तो हम हमारी सरकार के सामने ये बात रखेंगे, और सरकार ने वायदा भी कर रखा है। देखो, स्वामीनाथन ने की एक रिपोर्ट बनाई थी, स्वामीनाथन एक बहुत बड़े किसान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि इस रिपोर्ट को आप लागू करोगे तो किसानों को उनकी फसल का दोगुना भाव मिल जाएगा। तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, अपने आप किसानों को जो है ना दोगुना भाव मिल जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट का इन्होंने चुनाव में तो वायदा किया कि सरकार बढ़ते ही हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अब उसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस आएगी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, और लागू होते ही किसानों को ऑटोमेटिक जो उनका दोगुना भाव मिलेगा, जो आज है उससे डबल भाव मिलेगा। तो आपसे बात करके बहुत खुशी, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।